जैन साहब कैसे हैं मित्र? बहुत दिन से बात नहीं हुई आपसे, बहुत दिन बाद दिखलाई पड़े आज। आज एक साथी ने कहा था कि मैं कल की घटनाओं पर कुछ अपनी बात रखूं। अखिलेश भाई कैसे हैं? पत्रकारिता में है कि अब रिटायर हो गए? राघवेंद्र जी नमस्कार, आलोक वर्मा जी नमस्कार। अखिलेश जी आप तो छात्र जीवन के साथी हैं शायद। जी परवेज त्यागी जी, आपको मुझसे एक कमेंट पर शिकायत थी। लगता है कि मेरे और वक्तव्य पढ़ने के बाद वो शिकायत दूर हो गई होगी। रिजवी साहब, कैलाश जोशी जी, स्वागत है आपका। निशांत त्यागी जी नमस्कार। जैन साहब अभी थोड़ी देर पहले मैंने नीरज जी पर कुछ किया था लाइव, तब उसके बाद कुछ साथियों ने मुझसे कहा कि उस वक्त भी और बाद में कि मुझे कल के घटनाक्रम पर कुछ बोलना चाहिए क्योंकि वो देश के लिए महत्वपूर्ण है। और मैं बोलता भी रहता हूँ, पर मैं विषयों से बधा नहीं रहता हूँ, जानते हैं आप लोग। कविता है, कहानी है, लेखन है, वक्त नाटक है, सामाजिक सरोकार है, देश के मुद्दे हैं, सभी चीज़ों पर जब जैसा लगता है बोलता हूँ। हाँ मनोज जी नमस्कार। राकेश पांडे जी कैसे हैं? आजकल क्या चल रहा है, कोई फिल्म या नाटक? आपसे लखनऊ मुलाकात नहीं हो पाती लेकिन। सरोज जी, साहिल सरोज जी नमस्कार। लोकेश शर्मा जी, बस 2 मिनट रुकिएगा, शुरू करता हूँ। प्रमोद जी नमस्कार। हो सकता है कुछ वक्तव्य आपके खिलाफ भी चला जाए, बुरा मत मानिएगा। आप अध्यक्ष रहे भाजपा के शहर के, लेकिन कोशिश करूंगा निष्पक्ष बोलने की। जूही जी कैसे हैं आप? एक लंबे समय से आपसे बात नहीं हुई और आपको टीवी पर भी नहीं देखा, पता नहीं क्यों आजकल दिखाई नहीं पड़ रही आप। राजीव भाई कैसे हैं? आज आपका जिक्र आया था आगरा क्लब में एक कार्यक्रम में, वहाँ पर एक गोष्ठी थी जिसमें नीरज जी के बारे में भी कार्यक्रम था और वर्षा पे एक गोष्ठी थी, वहाँ आपका जिक्र आया था। एक साथी ने किया था आपके बारे में जिक्र। वर्मा जी नमस्कार, कैसे हैं? लखनऊ में ज्वाइन कर लिया आपने? मैं आता हूँ, अगस्त फर्स्ट वीक में मुलाकात होगी। हाँ करदम साहब, अब आप यहाँ शिकायत अपनी दूर कर लीजिए, इस जगह मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं शुरू करूँ। जी प्रवीण जी, सीपी श्रीवास्तव साहब, मैं अपनी बात शुरू करता हूँ क्योंकि जो साथी इंतजार कर रहे होते हैं उनके लिए बहुत बोरिंग होता है। थोड़ी देर क्या करीब 1 घंटे पहले आज मैंने लाइव किया था। अमूमन मैं 10-15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में लाइव करता हूँ जब कोई चीज़ बहुत मुझे उद्वेलित करती है। वो कोई विषय हो, समाज का हो, राजनीति का हो। नरहरी जी नमस्कार। चौहान साहब, आप तो साथी हैं छात्र जीवन के हमारे। आपसे नोएडा आऊँगा, मिलूंगा मैं। 4 दिन बाद आपसे नोएडा मुलाकात होगी। तो मैं कह रहा था कि जब भी किसी भी विषय पर मैं उद्वेलित होता हूं तो उस पर, और मुझे लगता है कि मुझे अपनी बात कहनी चाहिए समाज के सामने, जितने लोगों तक भी पहुंचे, क्योंकि जब बात कहने की प्रक्रिया शुरू हुई, जब समाज को प्रभावित करने का दौर शुरू हुआ, तो न तो टीवी था, न मोबाइल था, न नेटवर्क था, न ये सिस्टम था। तब भी तो लोग बात कहते थे। गौतम बुद्ध ने कहां से बात शुरू की और कहां पहुंच गई। हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, बहुत साधारण लोग हैं। वो बहुत बड़े लोग हैं जिन्होंने इतिहास बदला, इतिहास बनाया। तमाम ऐसे लोग हैं, लेकिन उनकी बातें दूर दूर तक पहुंची।
बिना माध्यम के, बिना साधन के। हम जैसे लोगों को भी ये लगता है कि अपनी बात कहनी जरूर चाहिए। चुप रहना उचित नहीं है। चुप रहना समाज से गद्दारी है, देश से गद्दारी है, इंसानियत से गद्दारी है, अपनी आत्मा के साथ गद्दारी है। चुप या तो कायर रहते हैं या अज्ञानी रहते हैं। बोलना जरूर चाहिए। और फिर लोकतंत्र का युग है। लोकतंत्र में अगर लोग नहीं बोलेंगे तो डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि सड़कें जब सूनी हो जाएंगी या गूंगी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। उसी रूप में और भी लोगों ने, बहुत से लोगों ने कहा होगा, क्योंकि शासक के कान तक तो बात पहुंचनी चाहिए। पुराना जमाना तो नहीं है, सुनते हैं हम लोग, देखा किसी ने नहीं है कि शासक भेष बदल करके जनता में जाया करते थे, अपने लोगों को लेकर जनता के दुख दर्द जानते थे, अपने बारे में लोगों की प्रतिक्रिया जानते थे। ऐसा सुना है, पढ़ा है हम लोगों ने। वो युग नहीं है। तो जब शासक हमारे पास नहीं आ रहा है तो हमको तो उसके पास जाना पड़ेगा या किसी न किसी तरीके से उस तक अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी। एक लंबे अरसे के बाद कल भारत की संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तेलुगु देशम पार्टी द्वारा, जो 4 साल तक लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सहयोगी थी। थोड़े दिन पहले उसने किनारा किया है। यह सबको पता था कि सरकार गिराई नहीं जा सकती, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव सरकार गिराने के लिए होते भी नहीं है। अगर ये सरकार गिराने के लिए होते तो नेहरू जी की पहली सरकार अंतरिम सरकार बन गई थी पहले, और फिर विधिवत सरकार बनी 1952 में। 1964 तक कोई भी अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ नहीं गया था। जब डॉक्टर लोहिया पहली बार चुनाव जीत करके गए तब पहला अविश्वास प्रस्ताव नेहरू जी की सरकार के खिलाफ पेश किया गया। लेकिन इंदिरा जी की सरकार का एक ऐसा भी दौर था जब लगातार हर 6 महीने बाद कोई न कोई प्रस्ताव अविश्वास के पेश होते रहे। न नेहरू जी की सरकार गिरी थी, न इंदिरा गांधी की सरकार गिरी, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पेश होते रहे। क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव सरकार गिराने का साधन नहीं है। अविश्वास व्यक्त करने का मतलब होता है कि हम सरकार से खुश नहीं हैं। उस बहाने एक बहस चलती है जिसका व्यापक दृष्टिकोण होता है। सदन में बाकी जब कार्रवाई चलती है तो उसके कुछ विषय होते हैं, वो बजट हो, वो अलग अलग विषयों के बजट हो, या किसी पर्टिकुलर विषय पर आधे घंटे की, 1 घंटे की चर्चा, या काम रोको प्रस्ताव, या पूरे दिन की चर्चा, या कोई चीज स्थगित करके उस पर आकस्मिक चर्चा, तमाम विषय आते हैं, लेकिन वो विषय सीमित होते हैं। विश्वास प्रस्ताव एक ऐसा साधन है जिसमें कोई सीमा नहीं होती। आप किसी भी विषय पर चाहे जो बात करना चाहे कर सकते हैं, और सरकार पर, सरकार की कमियों पर, सरकार की नाकामियों पर, सरकार के जब अविश्वास प्रस्ताव हुआ उसके पहले जितने दिन भी उस सरकार को हो गए हैं उतने दिन के लेखा जोखा पर चर्चा करने का अवसर होता है। लेकिन इसको दूसरी तरफ से भी अगर देखें तो जहां विपक्ष के पास उसके खिलाफ बोलने का अवसर होता है, वही सत्ता पक्ष के पास इसी बहाने अपनी 4 साल, 2 साल, 1 साल जब भी अविश्वास प्रस्ताव आया उतने दिन की उपलब्धियां और फैसले गिनाने का अवसर भी होता है। मुझे लगता है इसको नकारात्मक तौर पर नहीं लेना चाहिए। संविधान बनाने वाले मनीषियों ने बड़े सोच समझ करके यह प्रावधान किया था। कई बार विश्वास प्रस्ताव भी पेश किए जाते हैं, हुए हैं, जिसमें सरकार पेश करती है प्रस्ताव और उसमें विश्वास मत लेती है। खासतौर पर जब नई सरकारें शपथ लेती हैं तो विश्वास मत हासिल करने का उसको समय दिया जाता है। वो तो एक कंपल्सरी होता ही है, लेकिन अन्य अवसर भी आते हैं जब विश्वास मत लिए जाते हैं सरकारों द्वारा, और उस बहाने
अपनी सरकार के कार्यों की तारीफ की जाती है। अगर उसके पास मजबूती है, उसके पास कहने के लिए कुछ है, तो इसका फायदा वो उठाती है अपने ढेर सारे वक्ताओं के द्वारा, उनसे बुलवा करके। इस बार जो पहला ही सवाल आया कि ये अविश्वास प्रस्ताव क्यों, उसका जवाब मैंने दे दिया। मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ बताया विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव के बारे में, उसके बाद ये सवाल पूछने की जरूरत समाप्त हो जानी चाहिए कि अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया। एक सरकार जो बहुत सारे वादे करके आई थी, उसके पहले एक माहौल बनाया गया था कि देश में लाखों करोड़ रुपए के घोटाले हो गए। दिल्ली में एक अनशन हुआ। एक बुजुर्ग आदमी जो ड्राइवर था फौज में पहले, भारत की मीडिया ने और भारत के कुछ खास लोगों ने उसको महात्मा गांधी से बड़ा बना करके दिल्ली के लाल किले में बैठा दिया और 24 घंटे सारे टीवी चैनल सारे काम छोड़ करके उसको महात्मा गांधी से महान बनाने में लगे रहे। तब भी मैंने कहा था और लिखा था, और जो लिखा था वो सच साबित हुआ। तब मैंने आरोप लगाया था कि सज्जन के पीछे कोई खास संगठन काम कर रहा है, वरना मिनटों में इतने हजारों आदमी का इकट्ठा हो जाना, मिनटों में इंडिया गेट पर मसाज मट जाना, मिनटों में राष्ट्रीय झंडे बट जाना और तमाम तरह की बातें मैंने उस समय कही थी। उस वक्त मुझे बहुत गाली दी थी लोगों ने, याद है मुझे, लोगों को भी याद होगी। और लोगों ने देशद्रोही, समाजद्रोही, हम परिवर्तन नहीं चाहते हैं, हम भ्रष्टाचार चाहते हैं, इस तरह की तमाम बातें कही थी। और मैंने तब कहा था कि ये आदमी संगठन विशेष का हथियार मात्र है, उसके हाथों में खेल रहा है। कोई नहीं चाहता कि देश में भ्रष्टाचार हो, हर आदमी परेशान है, देश की बुराइयों से हर आदमी तंग रहता है। बुराइयां संपूर्ण रूप से नष्ट हो या न हो अलग बात है, उसके प्रयास होते रहने चाहिए। एक सीए जी थे, विनोद राय जी, उन्होंने लाखों करोड़ के घोटाले आए दिन निकालने शुरू कर दिए। और वो घोटाले अगर गिने जाएं तो शायद इतने लाखों करोड़ के हैं कि उतनी शायद जब से भारत में मुद्रा छप रही है उतनी मुद्रा छपी भी कि नहीं छपी है, ये जरा सोचना पड़ेगा। ये सब माहौल था। उस माहौल के बाद एक सरकार बनी, अच्छे दिन आएंगे का वादा करके। बहुत हुई महिलाओं पर वार, बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार फला सरकार। बहुत हुआ तेल पर वार, अब की बार फला सरकार, इत्यादि इत्यादि सारे विज्ञापन मौजूद है यूट्यूब पर, अगर बिठा न दिए गए हो। बड़ी तेजी से ये काम भी चल रहा है। और तमाम मुद्दे इसी तरह से उठाए गए थे जिसमें बड़े बड़े वादे किए गए थे। जब वो सफेद कपड़े वाला जो सन्यासी अपने कहता है, नाम याद नहीं रहता मुझे, जिसने फौज का इस्तेमाल करके जमुना के किनारे तंबू डेरा लगाया था और गंदगी छोड़ गया था, वो हो, या जो पहले बताया करता था कि पेट फुलाओ या पिचकाओ तो स्वस्थ रहोगे, लेकिन अब नहीं कहता। अब कहता कि उसका क्या माल खाओ तो स्वस्थ रहोगे। इनके भाषण शायद याद होंगे आप सबको। इन सबने लाखों करोड़ के स्विस बैंक में होने का दावा किया था और यह बताया था कि कैसे गिनती गिनोगे, गिनते गिनते थक जाओगे। इंडिया गेट पर अगर उसका चट्टा लगेगा तो कितने फुट ऊंचा लगेगा कि पूरा इंडिया गेट भर जाएगा। और तभी कहा गया था कि वो पैसा आ जाएगा तो 15-20 लाख तो सबके खाते में यूं ही आ जाएंगे। और वो सफेद कपड़े वाला जो साधु है, सो कॉल्ड साधु, और ये गेरुए कपड़े वाला जो व्यापारी है, इन दोनों ने ये कहा था कि आयकर माफ हो जाएगा। बस याद दिला रहा हूं, बात करने के पहले, विषय पर आने से पहले याद दिला रहा हूं, पृष्ठभूमि जानना जरूरी होता है। आयकर माफ हो जाएगा, पेट्रोल 30 रुपए लीटर हो जाएगा, और न जाने क्या क्या बड़ी बड़ी बातें। सारी बातों में जाऊंगा
कई घंटे लंबा भाषण हो जाएगा। यूट्यूब पर जाइए और सब सुनिए, सबका सुनिए, सबको जानिए। 4 साल हो गए, दामाद, बेटा, विदेशी, यानी क्या क्या, 100 दिन में महंगाई कम होना। तो निश्चित तौर पर सत्ता हो या विपक्ष, कायदा तो यह कहता है कि इंदिरा गांधी की सरकार में कांग्रेस में भी ऐसे लोग थे, चंद्रशेखर, कृष्णकांत, रामधन जैसे लोग, जो सत्ता के खिलाफ सवाल उठाते थे, जिन्होंने उस सरकार में रह करके भी मुद्रा कांड को उठाया था, जिन्होंने उस सरकार में रह करके भी उस बिरला के खिलाफ सवाल उठाया था जिस बिरला ने आजादी की लड़ाई में सहयोग भी किया था। और कई दिन तक बिरला रुका रहा दिल्ली में चंद्रशेखर जी से मिलने के लिए, पर चंद्रशेखर जी ने मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन थे कांग्रेस पार्टी में। लेकिन इंदिरा गांधी ने कभी बुला के उनको डांटा नहीं, ये नहीं कहा कि आप सवाल नहीं उठाएंगे। राजेश पायलट भी मंत्री बनने के पहले, मुझे याद है, सरकार बनने, अपनी सरकार में होते भी तमाम मुद्दे उठाता था, वो सत्ता के खिलाफ जाते थे। ऐसे बहुत लोग हुए। सभी पार्टियों में इसका धीरे धीरे अभाव दिखाई पड़ रहा है। लेकिन बहस तो होगी, संसद बहस की जगह है, और संसद में जो बैठते हैं वो देश की जनता के प्रतिनिधि हैं। 543 लोगों को जनता चुनती है और 2 लोगों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं लोकसभा में। इसी तरह राज्यसभा में चुन के जाते हैं प्रदेशों के प्रतिनिधि, और कुछ लोग नॉमिनेट होते हैं फिल्म, कला, संस्कृति की जगह इत्यादि से, कि वो उस क्षेत्र की बात करेंगे। और जो लोग विशेषज्ञ हैं लेकिन चुनाव नहीं जीत सकते या चुनाव नहीं जीते, उनको राज्यसभा के माध्यम से ऊपरी सदन में भेज दिया जाए कि उनका फायदा देश के लोगों को मिले। ये सारे लोग देश के प्रतिनिधि होकर वहां जाते हैं। इनका कर्तव्य बनता है कि देश की जनता जो सोच रही है और देश की जनता के मन में जो सवाल हैं, उन सवालों को संसद में पूछें, वो सवाल ये संसद में उठाएं। खंबे तो संविधान में 3 ही तय किए गए, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। संविधान में 3 ही लिखे गए, लेकिन 14 खंबे का प्रचलन है, कहा जाता है। मीडिया, उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो अपने खंबे का, जो उसको चौथा खंबे का नाम दिया गया है, वो उसी तरह निर्वाह करे जैसे बाकी 3 खंबे करते हैं। एक सरकार के 4 साल चल जाने के बाद एक ऐसा दल जो सरकार में शामिल था, उसने अपने प्रदेश के खिलाफ नाइंसाफी को लेकर अपने प्रदेश के साथ किए गए वादों को याद दिलाने के लिए, अपने प्रदेश के लिए विशेष अवसर मांगने के लिए एक अविश्वास प्रस्ताव रखा। अविश्वास प्रस्ताव का कायदा यह है कि 50 से कम लोग अविश्वास प्रस्ताव नहीं रख सकते, तो उसको लोगों के समर्थन की जरूरत थी। उसमें मुख्य विरोधी दल कांग्रेस ने उसको सहयोग किया और अन्य लोगों ने भी किया होगा। मुझे हस्ताक्षरों की जानकारी नहीं कि किन किन ने हस्ताक्षर किया, और सरकार ने उसे स्वीकार भी कर लिया। निश्चित तौर पर जब स्वीकार कर लिया गया तो दोनों ही पक्ष तैयार थे, लेकिन कम से कम मुझ जैसे आदमी को तो बहुत निराशा हुई है, जो मुझसे सुनना चाहते हैं लोग, जिसके लिए मुझसे कहा कि कल पर प्रतिक्रिया व्यक्त करिए। इस तरह से निराशा हुई है, और इस तरह से मैं लगातार निराश हूं, यूपी की विधानसभा में भी और दिल्ली की लोकसभा में भी। हाँ, राज्यसभा में जरूर कुछ स्तर की बातें कुछ लोगों से सुनने को मिलती हैं। लोकसभा में भी कुछ लोग हैं, लगता है कि सदन में बोला जा रहा है और सांसद बोल रहे हैं, नेता बोल रहे हैं, लेकिन अमूमन बहुत निराशा की स्थिति है। टीवी पर कुछ कार्यक्रम शुरू हुए, हंसी के, हंसाने वालों की प्रतियोगिता, नाम मुझे याद नहीं, उसमें से निकला एक कपिल शर्मा, और भी कई लोग निकले। उन्होंने अपने कोई कार्यक्रम शुरू किए, मैंने देखा बीच बीच में, और वो हंसाने का काम करते हैं। उसका कोई आधार नहीं होता, उसका मकसद सिर्फ हंसाना होता है।
उसका मकसद किसी गंभीर चर्चा को करना नहीं होता। पूर्व काल में अगर आप याद करो तो टीवी पर ऐसे भी कार्यक्रम आते थे। रजनी एक कार्यक्रम मुझे याद है, एक औरत थी, लेकिन वो पूरे सीरियल में किसी न किसी मुद्दे पर समाज की किसी बुराई से, किसी भ्रष्टाचार से लड़ती हुई दिखती थी। ऐसे कई कार्यक्रम आए, हम लोग, बुनियाद, इत्यादि इत्यादि, रामायण, महाभारत, बड़ी खूबसूरती से बनाए गए थे सीरियल। मनोरंजन तो थे, लेकिन साथ में शिक्षा भी थे। अलग अलग तरह की शिक्षा देते थे, अलग अलग तरह के संस्कार देते थे, अलग अलग तरह की चेतावनी भी देते थे समाज को। उनको अगर बहुत गंभीरता से देखेंगे तो चेतावनियां सही भी साबित हुई। छुटकी, बड़की, मजली, फिल्मों में जाने वाला वो लड़का, मैं भटकूंगा नहीं विषय से, सिर्फ बता रहा हूं कि सीरियल, हंसी के कार्यक्रम और संसद में बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। संसद 125 या 130 करोड़ जो भी जनता है, उससे सिर्फ 543 लोग चुन के जाते हैं। 543 लोगों को समझना चाहिए उनकी क्या अहमियत है। 130 करोड़ में केवल 543। ये अलग बात है कि वोट बैंक, जात, धर्म, नारे, शगुफे, चाहे जिसको चितवा देते हैं, कोई क्वालिफिकेशन उसकी नहीं है, लेकिन पहुंच जाओ तो तब तो समझो कि आप 543 हो 130 करोड़ में से। जिस दिन इस तरह सोचने लग जाएंगे हमारे सांसद लोग, उस दिन शायद खुद मेहनत करने लगेंगे और खुद समझने लगेंगे उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि विपक्ष मजबूत रहे, और लोकतंत्र और देश की मजबूती के लिए विपक्ष का मजबूत रहना जरूरी है, जितना मजबूत सरकार का रहना जरूरी है। लेकिन दोनों का गंभीर होना भी जरूरी है, दोनों का सरोकारों से सरोकार होना भी जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्य से पहले मैं अक्सर जब खाली होता था तो पूरे टाइम अगर सदन चल रहा है तो उसकी लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी लगा लेता था। अभी भी ये आदत है कि बहसें सुनते सुनते अक्सर राज्यसभा टीवी लगा लेता हूं। उस पर स्त्री बहस सुनने को पहले मिलती थी। लेकिन आज मैं एक कार्यक्रम में गया था, उसमें तरह तरह के लोग आए थे, महिलाएं भी थीं। किसी ने कहा कि आंख मारना बहुत अच्छा लगा, हिट हो गया। एक लड़की ने आंख मारा था, वो हिट हो गई एक दिन में। किसी सिनेमा में है शायद, वो दक्षिण भारत की लड़की शायद है। तो हिट होना है या हित करना है, यह सोचना पड़ेगा नेताओं को। राहुल जी ने जो सवाल उठाए, उनसे कहीं ज्यादा बेहतर सवाल कम्युनिस्ट पार्टी के सनी, जो मुस्लिम सांसद, दोनों ने उठाए और बड़ी गंभीरता से उठाए। और भी कई लोगों ने उठाए होंगे, मैं सबको सुन नहीं पाया। यहां तक कि मुलायम सिंह जी का, जिनकी बात पूरी ठीक से समझ में नहीं आ पाई थी, लेकिन उन्होंने भी किसान का, जवान का और व्यापारी का जिक्र किया। ऐसा सुनाई पड़ा कि इनको ध्यान देना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। लेकिन बंगाल के जो सांसद बोल रहे थे बहुत गंभीरता के साथ, यहां तक कि राजनाथ सिंह जी के भी कुछ हिस्से को छोड़ दें, तो उन्होंने भी विषय के साथ न्याय करने की कोशिश की। पर जिन दो लोगों पर मुख्य रूप से निगाह थी, हाँ, अनुप्रिया पटेल को भी मैं बोलना चाहूंगा। उसको समय कम मिला था, नई नेता है, पिछड़े समाज से आई है, सरकार में मंत्री है, लेकिन उसने कोई एक भी अनर्गल शब्द, किसी तरह का अनर्गल एक्शन करने की कोशिश नहीं की। उसने भी
सत्ता पक्ष से जो बोलना चाहिए उस विषय को बोलने की कोशिश की। लेकिन जिन दो लोगों पर पूरे देश की निगाह थी, राहुल जी क्या बोलेंगे और फिर मोदी जी क्या जवाब देंगे। राहुल जी ने सवाल तो उठाए। हाँ, राफेल का सवाल गंभीर सवाल है। गंभीर सवाल इसलिए बनता है कि आप उसको गोपनीयता की आड़ में छुपा नहीं सकते। जो पहले उसका समझौता हुआ था वो रद्द हो गया था, फिर दोबारा आनंद फानन में बिना उसकी पूरी कमेटी, जिस कमेटी के द्वारा वो पास करना चाहिए रक्षा का सौदा, बिना उसके आखिर वो सौदा हुआ क्यों। और वो सौदा जो देश की सरकारी संस्था को बाद में वो राफेल बनाना था, उसको रद्द करके आखिर अनिल अंबानी की उस कंपनी जिसको कोई अनुभव नहीं है सुरक्षा के संसाधनों को बनाने का, उसको दिया क्यों गया। और गोपनीयता की आड़ में आप उसकी कीमत नहीं छुपा सकते। उतनी कम कीमत पर जो चीजें तय हुई थी, ज्यादा मिलने वाली थी, फिर हमें खुद बनाना था, हम उसके खुद मालिक बनने वाले थे, आखिर वो अंबानी की कंपनी क्यों दी गई। वो अंबानी जो एक टेलीफोन की कंपनी नहीं चला पाया, रिलायंस, बंटाधार कर दिया उसका अनिल अंबानी, उसकी कंपनी को रक्षा का सौदा क्यों दिया गया। यह सवाल कल अनिश्चित रह गया, इसका जवाब नहीं दिया। हंसी मजाक करके आप सदन को हल्का नहीं कर सकते, देश के सवालों से नहीं बच सकते। 15 लाख की सवाल हो, 2 करोड़ रोजगार का सवाल हो, पेट्रोल के सस्ता होने का सवाल हो, सारी चीजें सस्ती होने का सवाल हो, देश की सुरक्षा का सवाल हो, एक के बदले 10 साल लाने का सवाल हो, सबको रोजगार देने या सबको शिक्षा देने का सवाल हो, सड़कों का सवाल हो, विकास का सवाल हो, वो जितने भी सवाल है जिस पे जो भी आपने वादे किए आप उससे बच नहीं सकते। मिमिक्री करके नहीं इसको टाला जा सकता। लेकिन हां, राहुल के 2 एक्शन से मुझे बहुत निराशा हुई। सवाल उन्होंने ठीक उठाए, लेकिन जब उन्होंने कहा कि मैं बहुत एहसान मानता हूं बीजेपी का, मोदी जी का, आरएसएस का, मुझे उन्होंने हिंदुत्व सिखा दिया, शंकर जी के बारे में बता दिया, समझ में नहीं आया। इसका जवाब राहुल जी को देना पड़ेगा कि उन्होंने क्यों बोला, क्या समझा उन्होंने शंकर के बारे में, क्या समझा उन्होंने हिंदुत्व के बारे में, और क्या वो पहले हिंदुत्व को नहीं जानते थे जब मंदिर मंदिर चक्कर काट रहे थे। इस बात को कहने का अर्थ क्या है। सीधे भी कहा जा सकता था कि हिंदुस्तानियत या हिंदुत्व का मतलब है सहनशीलता। संक्षेप में बात पूरी हो जाती। जो सबको अपना ले वो हिंदुत्व है, जो दूसरे के अधिकारों पर कब्जा न कर ले वो हिंदुत्व है। राम और कृष्ण हमारे अगर आदर्श हैं तो राम ने देश को जोड़ा और कृष्ण के बीच देश को जोड़ा। राम ने उत्तर से दक्षिण को जोड़ा और कृष्ण ने पूरब से पश्चिम को जोड़ा। बोला जा सकता था। नहीं जानते होंगे उनके भाषण लिखने वाले लोग, राम ने बाली को मारा रणनीति के तहत, यद्यप उन पर वो कलम लग गया, लेकिन राज सुग्रीव को दे दिया, खुद कब्जा नहीं किया, राजा नहीं घोषित किया अपने को। राम को पिता ने कहा कि राज छोड़ दो, वनवास पर चले जाओ, इनकार नहीं किया, चले गए पिता की आज्ञा मान करके। और जब घर से निकले थे तो केवल 3 थे, 2 युद्ध करने वाले या संघर्ष करने वाले और एक व्यवस्था करने वाली सीता। और लौट कर आए तो साम्राज्य बदल कर आए थे, अहिल्या का उद्धार करके आए थे। रास्ते में जो भी मिले बंचर जानवर सबको अपना बनाते चले गए। नाव चलाने वाला, और दुश्मनों में या बुरों में भी एक अच्छा तलाश करने की तरीका उन्होंने सुग्रीव तलाश कर लिया, रावण के यहां विभीषण तलाश कर लिया। एक औरत को उठा के ले गया रावण, सोने की लंका को जलाकर खाक कर दिया राम ने, ऐसा बताया जाता है। लेकिन उस पर कब्जा नहीं किया, उस राज पर। चाहते तो कब्जा कर लेते, समुद्र के बीच में एक अच्छा सा राज सीता को लेकर वहीं रह रहे थे और वहीं के लोगों को सौंप कर चले आए। हिंदू की जो बात करते हैं कृष्ण, जो जिसके अपनों को लोग नहीं जानते लेकिन उसके गैरों को लोग जानते हैं। उसकी मां का नाम नहीं जानते लेकिन पालने वाली का नाम लोग जानते हैं। पिता का नाम लोग नहीं जानते लेकिन पालक का नाम लोग जानते हैं।
भाई की चर्चा कम होती है लेकिन दोस्त की चर्चा लोग ज्यादा करते हैं। पत्नी की चर्चा कम होती है लेकिन उस दोस्त का नाम, राधा का नाम लोग जानते हैं, और राधा श्याम राधा श्याम, राधे श्याम राधे श्याम लोग कहते हैं। तो अब जो गैरों को अपना बना ले वो कृष्ण है। लेकिन यहां भी द्रौपदी की केवल साड़ी खींची गई थी बड़ी सभा में, जिसको अनंत बना दिया था कृष्ण ने, और बदले में भारत महाभारत में तब्दील हो गया। उनकी सरकारों में 6 महीने के बच्चे, 3 महीने के बच्चे, 1.5 साल के बच्ची, 6 साल की बच्ची, हम कैसे मानने कि आप रामकृष्ण के मानने वाले लोग हो? बोला जा सकता था, यह सटीक बात होती, लेकिन खैर ये सब नहीं बोला गया। पर कुछ मुद्दे उठाए गए, वो सलीम ने उठाए हो, वो अन्य लोगों ने उठाए हो, या वो राहुल गांधी ने उठाए हो, लेकिन उसके बाद का दृश्य बहुत अविश्वसनीय है। बहुत से ऐसे अवसर आते हैं जहां गले मिला जा सकता है। आज नहीं कल आता, कल नहीं परसों आता, दरवाजे से आते हुए, दरवाजे से जाते हुए आता, सदन में प्रवेश करते हुए आता। लेकिन जब सदन में एक गंभीर चर्चा चल रही थी, जब आप आक्रमण कर रहे थे जिस आदमी के ऊपर, और ये कह रहे थे कि ये चौकीदार नहीं बल्कि जिम्मेदार है, या जो भी शब्द आपने कहा, भागीदार है, फिर उसके बाद उसके सीट के पास जाना, उसको उठने का इशारा करना, समझ में भी तो आए कि आप क्यों गए हो। या तो ऐसा कभी हुआ हो इतिहास में तो आदमी समझ जाएगा कि आज के 40 साल पहले हुआ था, इसलिए आज ये हो रहा है, और फिर उसके बाद गले में चिपक जाना और फिर चल देना। आश्चर्यजनक घटना थी। कोई और अवसर इसके लिए अच्छा रहता, यह अवसर उचित नहीं था। और फिर अपनी सीट पर आने के बाद वो आंख मटकाना, मैंने कल ही लिखा था, सब गुड़ गोबर कर दिया। अच्छे सवाल उठाए थे लेकिन सारे सवालों पर पानी फेर दिया। और मैं देखता हूं कि कांग्रेस के ज्यादातर कार्यक्रमों में यह होता है कि जो मुद्दे उठाए जाते हैं, जो बातें होती हैं, वो नहीं छपती। छपता यह है कि कांग्रेस में जूते चले, चप्पल चली, कुर्सी फीकी। वही कल संसद में भी हो गया। एक हल्की सी घटना के कारण मुद्दे पीछे छूट गए और वो घटनाएं ऊपर आ गई, मनोरंजन ऊपर आ गया, गंभीरता पीछे चली गई। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने भी वो और 21 साबित हुए, मुद्दों का जवाब नहीं दिया। ये तो कहा कि हां मैं जिम्मेदार हूं या क्या क्या हूं, लेकिन राफेल पर जवाब नहीं दिया। ये कह के छोड़ दिया कि 2 सरकारों को सफाई देनी पड़ी। भारत को अपने हितों की चिंता होनी चाहिए, फ्रांस के हितों की चिंता करने की जरूरत नहीं। भारत की सरकार को भारत के 130 करोड़ जनता की चिंता करनी चाहिए, लेकिन जो लोग पहले से ही धन संपन्न है उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उनके लिए रास्ता सुगम आप कर सकते हैं, पर उनके लिए देश की जनता के हितों को दांव पर नहीं लगा सकते। जितने भी सवाल उठाए गए थे, सारे सवालों को बाईपास कर दिया सत्ता पक्ष ने। आरोप के बदले प्रत्यारोप। सत्ता पक्ष से यह उम्मीद नहीं की जाती। किसी भी परिपक्व लोकतंत्र में सत्ता पक्ष को मुद्दे पर मुद्दे जवाब देना आवश्यक है, और जवाब दिया भी तो क्या दिया, क्या क्या गिनवा दिया। प्राइवेट कंपनी में किसको नौकरी मिली, ठेले पे किसको नौकरी मिली, टेम्पो में किसको नौकरी मिली। क्या देश का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, 130 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री, क्या यही बोलेगा? क्या कोई गंभीरता नहीं बचेगी इस देश के सरोकारों से, इस देश की गरीबी से, इस देश की भुखमरी से, इस देश की बेचैनी से, सीमाओं पर कटती हुई गर्दनों से, बाढ़ में बहते हुए खेतों से, फुटपाथ पर सोए हुए लोगों से, और चौराहे चौराहे भीख मांगते हुए करोड़ों लोगों से? क्या वो कोई सरोकार नहीं बचेंगे? अब ये मुद्दे कहां चले गए?
आज भी करोड़ों लोग भूख से मर रहे हैं। जब डॉक्टर लोहिया ने 3 आना बनाम 15 आना की बहस छेड़ी थी, बहुत चर्चित बहस है, तो नेहरू जी ने कहा था कि लोहिया जी को गलत जानकारी दे दी गई है। उन्होंने एक व्यक्ति की आमदनी को परिवार की आमदनी मान लिया। डॉक्टर लोहिया ने कहा कि आप पछताएंगे जो आप बात कह रहे हैं। नेहरू जी ने कहा मुझे एक अर्थशास्त्री ने एक पर्चा दिया लिखकर, तो डॉक्टर लोहिया ने कहा कि उस अर्थशास्त्री को बुला लीजिएगा, फिर आप पछताएंगे। लेकिन नेहरू थे, वो सचमुच पछताए। उस अर्थशास्त्री को डांटा भी कि आपने गलत जानकारी क्यों दी। जब डॉक्टर लोहिया ने सवाल उठाया कि एक तरफ 3 आने में भी परिवार की जिंदगी चल रही है और दोनों टाइम भोजन नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री पर इतना खर्चा हो रहा है, मंत्रियों पर इतना खर्चा हो रहा है, खर्चे को कम करो। वो बहस बहुत चर्चित हुई, गंभीरता थी उस बहस में, उसका कुछ हद तक पालन हुआ। कुछ लोगों ने स्वेच्छा से परित्याग किया। आज भी आंकड़े बताते हैं कि 20 रुपए प्रतिदिन आमदनी है एवरेज आदमी की, सामान्य आदमी की। 20 रुपए में क्या मिलेगा? लेकिन यह बहस नदारत है, यह बहस नहीं हो रही, इस पर न चिंतन है न इस पर चर्चा है। यह अफसोस की बात है। कल दोनों ही पक्षों ने निराश किया, सत्ता पक्ष के सबसे बड़े नेता ने और विपक्ष के भी सबसे बड़े नेता ने। विपक्ष के नेता ने अपनी हरकतों से और उसके बाद सत्ता पक्ष के नेता ने अपनी मिमिक्री से। अगर राहुल गांधी ने आंख मटकाई तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी हाथ मटकाए थे। ताली बजा करके बात करने वाला पहला प्रधानमंत्री देखा हमने पूरी दुनिया में, जो ताली पीटता है, जो हाथ मटकाता है। बहुत अफसोसजनक है और मुझे लगता है देश को सोचने की जरूरत है, देश को इस पर चिंतन करने की जरूरत है। हम जैसे लोग तो बड़े साधारण लोग हैं। पहले जमाने में साधारण लोग भी कोई बात करते थे और बात सटीक होती तो दूर तक जाती थी, लोग चल देते थे पीछे, चलो इनके साथ चलते हैं, बात करते हैं, प्रभावित करते थे। मैंने पढ़ा डॉक्टर लोहिया चले गए थे इलाहाबाद में, कार्यक्रम था इसी तरह का, विरोध प्रदर्शन का। अचानक पुलिस आ गई, जनेश्वर मिश्रा साहब को धकेलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हम तो प्रधानमंत्री के विरोध में कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं। बोले प्रधानमंत्री के विरोध में आप कार्यक्रम नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा हमारा प्रधानमंत्री, लेकिन अपना प्रधानमंत्री हमारा ये है। लोहिया जी की तरफ इशारा कर दिया उन्होंने। वो पुलिस लौट गई, सिर्फ नाम सुन गई डॉक्टर लोहिया है ये। लेकिन आज तो ये हालात नहीं है। आज तो पीटे जाएंगे, बंद कर दिए जाएंगे, तो मुकदमे लगा दिए जाएंगे। सहन शक्ति भी खत्म होती जा रही है। आज भी एक आदमी की हत्या हुई है शक में कि वो गाय ले जा रहा था। शक पर हत्याएं हो रही हैं। कहां जा रहा है देश और कहां जा रही सरकार? लेकिन खैर, मैं सदन की बात कर रहा था। सदन ने का बहुत निराश किया और सदन खत्म होने पर सदन में कैबिनेट मंत्री लेवल के लोगों ने सीटियां बजाई। यह सदन हमें मंजूर नहीं है, ऐसे नेता हमें मंजूर नहीं, वो चाहे जिस पक्ष में बैठते हो। और देश को यह तय करना पड़ेगा कि यह मंजूर नहीं है। कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। जात, बिरादरी, धर्म, इन सब से ऊपर उठ करके चयन करने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। और अगर नहीं ढूंढा तो हजारों साल गुलाम रहा यह देश। कितने 100 साल मुगलों का, उसके बाद अंग्रेजों का, और फिर लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद आजाद हुआ यह देश। बहुत मुश्किल से मिली है इसको आजादी, और बहुत लोकतंत्र। इस लोकतंत्र और आजादी की रक्षा हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए आइए दोस्तों, खड़े हों, चर्चा करें, बात करें, इस बात को इस कदर फैला दें कि वो चिंतन फैले और लोगों के जेहन तक जाए और हम लोग नए सिरे से फैसला करना सीखें। भावनाओं में बहकर निर्णय करना बंद करें, ठोस बहस करें। जो भी राजनीतिक पार्टी, जो भी नेता हमारे सामने आए, हमारे पास 10-20 सवाल हो, उस पर सवाल के जवाब पूछें। और चुनाव हो जाए उसके बाद भी सवाल पूछना जारी रखें।
अगर जनता सवाल पूछना जारी रखेगी, रोक रोक कर सवाल पूछेगी, तो संसद आवारा नहीं होगी, जो डॉक्टर लोहिया ने इतने पहले कहा था। इसलिए संसद को आवारा नहीं होने देना है। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि जैसे औरत रोटी पलटती रहती है तवे पर, नहीं पलटी जाए तो जल जाएगी, एक तरफ कच्ची रह जाएगी, वैसे ही सरकारों को पलटते रहो। पलटते रहोगे, उलटते रहोगे, तो असुरक्षित सरकारें हमेशा इस ख्याल में रहेंगी कि अच्छे काम करो वरना जनता पलट देगी। और उन्होंने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। 5 साल इंतजार करना तो हमारी मजबूरी है, लेकिन 5 साल से पहले हम संघर्ष तो कर सकते हैं। 5 साल से पहले हम सवाल तो कर सकते हैं। 5 साल से पहले हम विरोध तो कर सकते हैं। 5 साल से पहले हम जगह जगह खड़े तो हो सकते हैं। टूटी हुई सड़कों को इंगित तो कर सकते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ तो सकते हैं। और नहीं लड़ेंगे, चुप बैठे रहेंगे, तो संसद आवारा होगी। और संसद में इस तरह के नाटक, नौटंकी और यही सब चीजें होंगी। मेरा तो यही विचार है। जो साथी सुनना चाहते थे कि मेरा क्या विचार है, मैंने उनके लिए आज ये बात कही। एक समाजवादी शायर ने कहा था, हमें नफरत नहीं थी अंग्रेजों की कौमी सूरत से, हमें नफरत थी तो उनके अंदाजे हुकूमत से। अगर अपनों की हुकूमत अपनी खातिर हो नहीं सकती, तो अपनों की भी सूरत से मोहब्बत हो नहीं सकती। तो जिसको भी अपना आप मानते हो, अपना मान के वोट दे दिया। अगर उसकी सरकार आपकी खातिर नहीं है, उसको उठा के फेंक दीजिए, चाहे जो हो। लेकिन हल्के नेताओं का परित्याग करिए, गंभीर लोगों को चुनिए, उनके बारे में जानकारी करिए, भावना में बह करके वोट मत दीजिए। यही मैं अपील करता हूं, वरना पछताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।